हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। जैसा कि हमें मालूम है, आप सबको मालूम है, यूजीसी नेट एनटीए के जो नया सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसके ऊपर लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इससे पिछले चैप्टर्स में हमने भारतीय चिंतक जो लास्ट लेसन है हम उसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को। यहाँ महात्मा गांधी एंड इससे पहले हम महात्मा गांधी से पहले आर के मुखर्जी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस नेक्स्ट में जो जीएस घुर्रे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जीएस घुर्रे एंड इरावती कर्वे के बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो जीएस घुर्रे के बारे में हम जान लेंगे। समाजशास्त्र में आप सभी ने जीएस घुर्रे का नाम सुना होगा कि जीएस घुर्रे का जो है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य बहुत फेमस है सोशोलॉजी में। एंड हम यहाँ पर उसी के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखेंगे, जीएस घुर्रे भारतीय समाज के अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि घुर्रे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था। क्योंकि ये पिछले जब से यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जीएस घुर्रे तब से हैं और भारत के ये प्रमुख समाजशास्त्रियों में से ये एम एन श्रीनिवास। ठीक है, इसके बाद हम श्रीनिवास को भी देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जीएस घुर्रे जो है, कुछ बुक्स हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करना है अपने आप से, बिल्कुल क्लियर रखना है। और क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाता है हमेशा इसी टॉपिक से, लेक्चर को पूरा देखें। सिंपल एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको आगे बताया जाएगा कैसे जीएस घुर्रे का जो है समाजशास्त्र में क्या इनका योगदान रहा है और इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है। तो शुरू करते हैं घुर्रे से। जीएस घुर्रे द्वारा भारतीय समाजशास्त्र में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य जिसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका अर्थ है पुराने वैदिक भारतीय ग्रंथों के आधार पर समाज की व्याख्या करना और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास के महाकाव्य व परंपरागत स्वरूप को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो जीएस घुर्रे का ये सिद्धांत है, जो इनका ये आइडियोलॉजी है, जिसमें इसमें किसके बारे में बात करते हैं, इसमें ये बताते हैं कि जो भारतीय समाज का अध्ययन है, ये कहते हैं कि हमें जो है जो भारतीय परंपरागत महाकाव्य हैं इनके आधार पर करना चाहिए। ठीक है, देखिए इनसे पहले भी ऐसा नहीं था कि भारतीय समाज का अध्ययन ना हुआ हो। अध्ययन इनसे पहले भी हुआ है, वो यूरोपीय पद्धति से हुआ है, प्राच्य विद्या पद्धति से हुआ और मिशनरी पद्धति से हुआ है या परिप्रेक्ष्य से हुआ है। ठीक है, तो और वो सब करने वाले कौन थे, वो करने वाले ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। तो उन्होंने क्या बताया, भारतीय संस्कृति को नीचा बताया और अपनी संस्कृति को अच्छा बताया। उन्होंने क्या बोला, तुम हाथ से खाना खाते हो, हम चम्मच से खाते हो, तो हम अच्छे। ठीक है, उन्होंने बोला भारत की जातीय व्यवस्था खराब है, भारत के लोग अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं। तो जो जीएस घुर्रे थे, इन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और इन्होंने जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य जिसको नाम दिया गया, ये राष्ट्र नहीं परिप्रेक्ष्य है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, इसका इन्होंने नाम दिया। और इन्होंने इसके आधार पर बताया कि भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराबी खराबी, यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। ठीक है, तो हम अब उसके बारे में जानते हैं। और इन्होंने जो अध्ययन किया वो किस आधार पर किया, महाकाव्य और परंपरागत स्वरूप से जो चीज़ें, जो किताबें यहाँ लिखे गए थे, वेद वगैरह लिखे गए थे, उनके आधार पर इन्होंने भारतीय समाज के बारे में अध्ययन को बताया। ठीक है, घुर्रे को इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए भी जाना जाता है तथा उनके द्वारा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका की भी शुरुआत की गई है। ये तो इंपॉर्टेंट है। एक तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसके द्वारा लिखी गई थी, शुरुआत की गई थी, ये जीएस घुर्रे द्वारा की गई थी। और घुर्रे को इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए भी जाना, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है इस वक्त, आईएसएस इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, उसके संस्थापक जो हैं वो घुर्रे ही थे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले घुर्रे के बारे में। घुर्रे द्वारा भारतीय समाजशास्त्र में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है पुराने वैदिक ग्रंथों को आधार पर समाज की व्याख्या करना। ठीक है, घुर्रे को ये फिर से वही पीछे वाली स्लाइड है, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए जाना जाता है। एक सेकेंड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं अब घुर्रे द्वारा जो अपनाई गई पद्धति है को ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय पद्धति कहा गया है। इसमें उन्होंने अपने सभी अध्ययनों में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया। ठीक है, जो ये इनका अध्ययन था, इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक यानी कि तुलना का मतलब क्या हुआ, भारतीय समाज की यूरोपीय समाज से या भारतीय समाज में जो तुलना करी गई आपस में, सभी जैसे कि जाति व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, तो इसके आधार पर इन्होंने उसकी तुलनात्मक अध्ययन दिया। जैसे कि भारत विद्या शास्त्र में इन्होंने धर्म के आधार पर करा, तो इन्होंने धर्म के आधार पर अपनी बुक लिखी इंडियन साधुस। ठीक है, तो उस बुक के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि जो भारत में जो धर्म था, धर्म को काफ़ी कर्तव्य से जोड़ा गया है और उसको सकारात्मक रूप में बताया गया है। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी द वैदिक इंडियन में, ऋग्वेद के आधार पर इन्होंने बताया कि, और जहाँ मैक्स वेबर के विपरीत इन्होंने विचार दिया कि वैदिक काल जो था उसमें भारतीय समाज जो आर्थिक रूप से बहुत इंडिपेंडेंट था। ठीक है, और काफ़ी प्रकार्यात्मक संबंध होते थे। जो इंडियन साधुज इनकी बुक है उसमें ये बताते हैं कि जो भारत में ये
उपन्यास वगैरह जो लिखे गए हैं ऋग्वेद वगैरह में, तो संन्यास वगैरह की जो भारत में संन्यास पद्धति है, हिंदू धर्म में जो संन्यास की पद्धति है, ये उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि वो एक व्यवस्था थी जो कि पूरी तरह से सही थी, ठीक है, उसमें कोई कमियां नहीं थी। साथ ही साथ ये क्या बताते हैं, जाति व्यवस्था के आधार पर बताते हैं भारत में जाति व्यवस्था और नातेदारी व्यवस्था के सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा की गति विज्ञान, ग्रामीण समाजशास्त्री, आदिवासी, भारतीय साधु आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया, ठीक है, जाति के आधार पर गति विज्ञान, ग्रामीण समाज का, ठीक है। तो जाति के आधार पर ये क्या बताते हैं कि घुर्रे ने ऋग्वेद, मनुस्मृति तथा ब्राह्मण ग्रंथों के स्रोत ग्रंथ के रूप में जाति व्यवस्था को पूर्णतः विशिष्ट भारतीय घटना के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये क्या बोलते हैं कि जाति व्यवस्था है कोई विशिष्ट घटना नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट जाति व्यवस्था। और उन्होंने क्या बताया कि इसकी कुछ 6 लक्षणिक, कुछ 6 चीजें उन्होंने बताई, 6 पॉइंट जाति व्यवस्था के, और वो कहते हैं कि उसी के आधार पर जाति व्यवस्था की व्याख्या करनी चाहिए और ये भारतीय समाज में एक सामान्य सी चीज है, ठीक है। और वो क्या थी व्यवस्थाएं, जैसे कि खान पान से संबंधित निषेध, कार्य संबंधी निषेध, इस तरीके की व्यवस्थाएं थी, और अपने रीति रिवाज परंपराओं को मानना, ऐसी कुछ विशेषताओं के बारे में वो बताते हैं। घुर्रे ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में अपने विश्लेषण में जो पूर्व के विद्वानों ने केवल मनुस्मृति को माना था, उन्होंने इस मॉडल को नहीं माना, ठीक है। जैसे आपको इससे पहले हम अम्बेडकर के बारे में जो बता रहे थे तो मनुस्मृति का नाम लिया था, तो घुर्रे इसको मना करते हैं। वो कहते हैं केवल मनुस्मृति के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वो कहते हैं जो ऋग्वेद था हमारा, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जो इंडो आर्यन संस्कृति थी, ब्राह्मणवाद जो था, इंडो आर्यन जो थे, जो आर्यंस आए थे, उन्होंने बोला कि उन्हीं के आधार पर है, ठीक है, उन्होंने बनाई थी। और अपनी शुद्धता को स्थापित करने के लिए, अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। यानी कि जो इन्वेडर्स थे वो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये भारत है, तो ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया, ऐसा माना जाता है कि ये लोग यहाँ से इन्वेडर्स थे, ये इस रास्ते से भारत में घुसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारे इंडो आर्यंस, ठीक है। जो आर्यंस थे ये यहाँ से आए, तो उन्होंने क्या बोला, जो यहाँ पर भारतीय लोग थे इनको इन्होंने खदेड़ दिया, इनके पास घोड़ों की शक्ति थी, हथियार थे, तो इन्होंने इनको खदेड़ के नीचे कर दिया और अपनी श्रेष्ठता और अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने ताकि खून का मिश्रण ना हो, आपस में लोग विवाह न कर लें, इन्होंने क्या करा, स्वयं की श्रेष्ठता बनाई और श्रेष्ठता के आधार पर वही ब्राह्मण कुल, आश्रम व्यवस्था टाइप की चीज़ों की स्थापना कर दी। उन्होंने इस आधार पर इसकी व्याख्या करी है जाति व्यवस्था की, ठीक है। सेकंड, एक और वो क्या बताते हैं, जाति व्यवस्था के आधार पर बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो जातियां थी वो जातियां पिछड़ी हुई थी और वो जंगलों में रहती थी, तो उनकी जो अपनी परंपरा थी वो मानी हुई थी। वो कहते हैं कि भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया, जो हिंदूकरण हुआ उनका, उसके लिए वो 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि एक तो इनको आर्थिक रूप से विकास किया गया और दूसरा अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने क्या किया, इन जातियों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे अंग्रेज, इनको क्रिश्चियन बना रहे थे, लेकिन ये जब भारतीय गांवों के संपर्क में आई तो ये हिंदूकरण होने लगा इनका और ये हिंदू बन गई, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी सारा संस्कृति के आधार पर, कला के आधार पर और नगरीकरण के आधार पर अपना अध्ययन दिया है। बेसिक आपको जाति और जनजाति के बारे में बता दिया गया है। बाकी इनकी इंडियन साधुस करके बुक है, जिसमें वो भारतीय साधु जो होते हैं, हमारे साधु यानी कि जो बेसिकली आइसोलेशन में चले जाते हैं या फिर यज्ञ प्रतिज्ञ वगैरह करते हैं इस टाइप का, तो उनके बारे में बताते हैं कि ये उच्चता की श्रेणी को दिखाते हैं भारतीय समाज में, ठीक है। इनके द्वारा सोशल टेंशन्स इन इंडिया नामक पुस्तक में समाज में व्याप्त तनाव को ऐतिहासिक अध्ययन भी किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक और अध्ययन है, सोशल टेंशन्स के बारे में बताते हैं भारतीय समाज में, तो इनकी ये पुस्तक है जिसमें समाज में जो तनाव था उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ उनकी एक बुक है, कुछ बुक्स हैं, सिटीज एंड सिविलाइजेशन के उतक में नगरों के इतिहास व स्थिति के बारे में बताया गया। सिटीज एंड सिविलाइजेशन भी उनकी एक बुक है, जहाँ पर वो नगरों में जो परिवर्तन होते हैं या जो भी इस समय बदलाव हो रहे थे उसके बारे में बताते हैं। देखिए इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपको मालूम होनी चाहिए, बस भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, उसका जो केवल सीधा सा अर्थ यही है कि पौराणिक महाकाव्य और ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या, जहाँ वो जाति जनजाति के बारे में व्याख्या करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो पर्सपेक्टिव थे उन्होंने उनका खंडन किया है, यानी कि जो यूरोपीय पद्धति थी, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और लगभग भारत के समाज के हर परिप्रेक्ष्य पर उन्होंने काम किया हुआ है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक परिप्रेक्ष्य को पढ़ा जाए और समझा जाए, तो उन परिप्रेक्ष्य को समझने से अच्छा है कि आप उनका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि घुर्रे के अनुसार गांव की क्या व्याख्या करी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो उनकी आइडियोलॉजी, जो परिप्रेक्ष्य था वो क्या था, महाकाव्यों के आधार पर जो उसमें गांवों की परिभाषा दी गई है उसी आधार पर उन्होंने गांवों की व्याख्या करी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिएगा, उन्होंने किसी भी चीज़ का नकारात्मक वर्णन नहीं किया है, उन्होंने हमेशा प्रकारात्मक यानी कि सकारात्मक वर्णन ही किया है हर व्यवस्था का, चाहे वो जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कला एवं संस्कृति हो, ठीक है। यहाँ पर उनकी बुक आती है एक और, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में ये जो कास्ट क्लास है, यहाँ पर उन्होंने जो भारतीय परंपराएं थी, जो भारतीय
मिडिल क्लास फैमिलीज थी, इनके बारे में जो विभिन्न उनके स्वरूप लक्षण आदि के बारे में बताया गया है। द शेड्यूल्ड ट्राइब उनकी बुक है जहाँ वो जनजातियों के बारे में बताते हैं। कुछ ये है इंडियन साधुज, द बर्निंग कॉल्ड्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड कास्ट रेस इन सोसाइटी। इस तरीके की जो उनकी बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप बुक्स को याद कर सकते हैं कहीं से भी या यहाँ से भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स बनाकर। जीएस घुर्रे से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल यही है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे जनरली उनकी यही आइडियोलॉजी आपको मिलेगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके जो क्वेश्चंस हैं, एक बार याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो जनरली केवल यहाँ से बन सकती है कि उनकी बुक, जैसे इंडियन साधुस बुक है या फिर वो किसने लिखी है या उसमें उन्होंने क्या बताया है, या तो फिर वो उसके बाद बता सकते हैं, पूछा जा सकता है कि घुर्रे का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था वो सकारात्मक था या नकारात्मक था, उन्होंने किस तरीके की सोच को प्रदर्शित किया है, आपको वो याद रखना है। ठीक है, जो सेकंड है हमारा, उसके बाद हम इरावती कर्वे के ऊपर आ जाते हैं। एक और इसमें आइडियोलॉजी हमारे थिंकर हैं इरावती कर्वे हैं, जिनका नाम इरावती कर्वे का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, हमारी जो नया एनटीए का सिलेबस है उसमें इरावती कर्वे का भी एक सिलेबस दिया गया है, उनका पार्ट दिया गया। ये पहले भी समाजशास्त्र में इनका सिलेबस में रहा है हमेशा से पार्ट, तो इनको देख लेते हैं हम। इरावती कर्वे का बेसिकली इन्होंने नातेदारी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में जनरली पहले हमेशा आता था कि नातेदारी व्यवस्था का भारत में किसने सबसे ज़्यादा वर्णन किया है, अध्ययन किया है, वो हमारी इरावती कर्वे जी ही हैं। ठीक है, ये जीएस घुर्रे की ही एक शिष्य थी, उन्हीं से अध्ययन में रह के इन्होंने अपनी समाजशास्त्र में पीएचडी करी थी, ये भी बात है। ठीक है, तो यहाँ वो नातेदारी व्यवस्था के बारे में ही जानेंगे हम, इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इनका नातेदारी ही लिखा गया है सिलेबस में, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। तो इरावती कर्वे द्वारा भारत में नातेदारी संगठन नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और जिसमें उन्होंने बताया कि नातेदारी व्यवस्था क्या है। ठीक है, नातेदारी को एक इस तरीके से समझिए, ये आपके माता पिता हैं, ठीक है, अब और ये आप हैं। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ जो भी परिवार है यही नातेदारी व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि इनके माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, इसी को नातेदारी व्यवस्था कहा गया है। नातेदारी का मतलब क्या होता है, नाते बने रहना, यानी कि रिलेशन जुड़ा है जिनसे। हमारे क्या लगते हैं, कोई नाना नानी लगता है, कोई चाचा चाची लगता है, कोई मामा मामी लगता है, कोई भाई भाभी लगता है, दैट इज कॉल्ड नातेदारी व्यवस्था। यही है नातेदारी व्यवस्था। ये क्या होती है, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होती है। और ये कैसी होती है, ये हमेशा बढ़ती चलेगी आगे। ठीक है, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं या कोई मर रहा है तो वो तो रिश्ता खत्म होता जा रहा है उनसे, लेकिन ये हमेशा क्या हो रहा है, आज आप जवान हैं, ठीक है, कल आप विवाह करेंगे, आप जिस परिवार में जाएंगे वहाँ आपकी नातेदारी व्यवस्था बनेगी और आपके बच्चे होंगे फिर उनकी एक नातेदारी व्यवस्था बनेगी। तो ये क्या कहती हैं वो, कि निरंतर चलने वाली एक व्यवस्था है। भारतीय समाज में नातेदारी हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इसको रिलेट कर सकते हैं अपने परिवार से, माता पिता की तरफ से, दादा दादी की तरफ से। तो यहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नातेदारी संगठन, जहाँ पर वो बात करते हैं नातेदारी व्यवस्था के बारे में। कर्वे द्वारा हिंदू समाज एक बुक है उनकी, हिंदू समाज नामक पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया। हिंदू समाज जो उनकी बुक है उसमें वो क्या बताते हैं, जाति व्यवस्था के बारे में बताते हैं, और इन्होंने जो जाति की परिभाषा दी है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरावती कर्वे द्वारा जाति की क्या व्याख्या की गई है, या सीधे सीधे ये स्टेटमेंट देकर कि इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाएगी और ये परिभाषा या जाति की किसने दी है। तो कर्वे ने क्या कहा है, जाति को, जाति व्यवस्था को एक विस्तृत नातेदारी समूह किसने माना है, वो इरावती कर्वे ने माना है। ठीक है, याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि जाति व्यवस्था को नातेदारी समूह के रूप में नातेदारी व्यवस्था किसने माना है, वो इरावती कर्वे ने माना है। इन्होंने क्या बोला, जो जाति व्यवस्था यानी कि एक कास्ट है, जैसा आपको बताया दादा दादी चाचा चाची सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसको उन्होंने क्या बोला, जो जाति व्यवस्था वही एक नातेदारी व्यवस्था की उनको उन्होंने नाम दे दिया है, तथा जाति को एक विस्तृत परिवार के रूप में बताया। इन्होंने क्या बोला कि जाति है एक विस्तृत परिवार के रूप में है और इनके द्वारा जाति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे जाति अंतर्विवाहित समूह तथा जाति एक पुश्तैनी व्यवसाय है। साथ साथ इन्होंने क्या बोला, जाति क्या होती है, एक अंतर्विवाहित समूह। अंतर्विवाहित का मतलब क्या हो गया, एक जाति है, मान लीजिए ये ए जाति है और ये बी जाति है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग उसमें विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, ये ए वाले अपनी ही जाति में, यानी कि जो ए जाति के लोग होंगे उन्हीं में विवाह करेंगे। भारत में यही व्यवस्था है ना। आप क्या करते हैं यहाँ पर धर्म के आधार पर तो आप दूसरे धर्म में विवाह जनरली हम नहीं देखते हैं। ठीक है, हम भारत में समान गोत्र में विवाह नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए मेरा गोत्र अगर सी है तो हम सी गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, पर हमारी जाति समान रहेगी। ठीक है, जाति व्यवस्था यही है ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भारत के संदर्भ में हम किसी जाति को मानते हैं, मान लीजिए कोई वर्मा है। ठीक है, वर्मा मान लीजिए एक कास्ट है। अब ऐसा मत समझिएगा कोई अपने ऊपर लेके कि वो वर्मा है, वर्मा में भी बहुत सारी सब कास्ट है। ठीक है, मान लीजिए वर्मा कोई जाति है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, जो वो विवाह करेंगे, स्त्रियां पुरुष जो भी विवाह करेंगे वो वर्मा में ही कंसिडर करेंगे, लेकिन जो उनका गोत्र होगा वो गोत्र डिफरेंट होगा। ठीक है,
अपने ही स्टेटस में करेंगे। वर्तमान में तो सब चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं, तो जनरली भारत में क्या होता है, आप विवाह क्या करते हैं, हम अपनी ही जाति में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जनरली पंजाबी जो होगा वो किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से नहीं करेगा विवाह, प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। आज लव मैरिज है तो एक अलग चीज़ है, पर ऐसे नहीं दी जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो उत्तर प्रदेश में किसी जाति का व्यक्ति वो अपनी जाति में लड़की देखेगा। ठीक है, कुम्हार है तो वो कुम्हार में विवाह करेगा। ठीक है, कोई बनिया है तो वो बनिया में विवाह करेगा, कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय में ही विवाह करेगा। और इन्हीं में जाति सब क्लॉज बहुत सारी चीज़ें बसी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, एक अंतर्विवाह जातीय समूह है, अंतर्विवाहित समूह है जिसमें अपनी जाति में। दूसरा एक पुश्तैनी व्यवसाय है। जाति को उन्होंने क्या बताया साथ साथ कि जाति एक पुश्तैनी व्यवसाय है। जैसे कि पहले बताया गया जाति व्यवस्था के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में जब बताया गया था कि व्यवसाय इससे जोड़ा गया है। ठीक है, जो जिस जाति का व्यक्ति होता है वो उसी व्यवसाय को कर रहा है। ठीक है, कर्वे द्वारा जो मेन इंपॉर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। उनके द्वारा उन्होंने क्या बताया, जो भारत में नातेदारी व्यवस्था है भौगोलिक और भाषाई आधार पर बटी हुई है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। और भौगोलिक और भाषाई आधार पर उन्होंने कैसे बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का एक मैप है। ये जो मैप है इसमें दिखाया गया है कि भौगोलिक आधार है ये भारत का, राजनीतिक मानचित्र है। इसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने व्याख्या करी है और किस आधार पर बांटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनका, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम सभी जानते हैं, तो केवल इसी आधार पर उन्होंने भारत में बांट दिया कि भौगोलिक आधार, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो भारत में नातेदारी व्यवस्था है और जाति जो उसके साथ जुड़ी हुई है, जो पारिवारिक संबंध बनते हैं वो बहुत अलग तरीके से बनते हैं। उन्होंने कहा उत्तर में अलग तरीके से बनते हैं, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग और पश्चिम में अलग, और केंद्र में बिल्कुल अलग। तो इसी आधार पर अब हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनका ये, किस तरीके का अध्ययन है। जो भी अलग अलग डिफरेंट तरीके के लोग ये लेक्चर सुन रहे होंगे, हर किसी ना किसी क्षेत्र से होंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, तो उनको समझने में आसानी होगी और दूसरे क्षेत्र के बारे में भी वो जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौगोलिक और भाषाई, भौगोलिक भाषाई इंटरलिंक्ड है आपस में। भौगोलिक जो जिस भौगोलिक, मान लीजिए उत्तर है तो जनरली यहाँ सेम भाषा बोली जाती है, पूर्व में तो सेम भाषा कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, तो भौगोलिक भाषाई समान रूप में हम बताते हैं। भौगोलिक आधार पर उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र के उन्होंने जो डिवीजन किया, वो सबसे पहला डिवीजन उनका था उत्तरी क्षेत्र पे, उत्तरी क्षेत्र। फिर उन्होंने दूसरा बताया मध्य क्षेत्र, तीसरा उन्होंने बताया दक्षिणी क्षेत्र, और चौथा उन्होंने बताया पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, यानी कि उत्तर, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है जिसको हम देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा है ये उत्तर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक मध्य वाला क्षेत्र बताया है, यहाँ हमने मध्य लिख दिया है। दूसरा वो पूर्वी क्षेत्र बताते हैं, इसको हमने पूर्व लिख दिया है। और एक वो दक्षिणी क्षेत्र बताते हैं, जिसको हमने दक्षिणी क्षेत्र कर दिया। अब इस आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, कि उन्होंने कैसे बताया, और यही सेम भाषाई आधार पर भी हो गया। ये भारोपीय नहीं है, भारोपीय या भारोपीय परिवार ही इसको जनरली वो कहते हैं। भारोपीय यानी कि जो उत्तर वाला क्षेत्र था ये वाला, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, ये इस रीजन में जो भाषा आधार पर बताते हैं। द्रविड़ परिवार तो आप समझते हैं, द्रविड़ दक्षिण भारत से ही है। ठीक है, उसके बाद वो एशियाटिक परिवार बताते हैं, मुंडी, संथाली, यानी कि जो इस तरफ का जो एरिया था नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, या फिर इधर की जो जनजातियाँ उड़ीसा की थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि किस तरीके से उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर का जैसा अभी मैप में आपने देखा, पंजाब हिमाचल वाला जो क्षेत्र था वहाँ का था। उत्तरी जनजाति क्षेत्र के बारे में वो क्या बताते हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है, पितृसत्तात्मक परंपरा होती है। देखिए अब डिफरेंस देखिए, उत्तर में किस तरीके के विवाह होते हैं और मध्य में और पूर्व में कैसे होते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण पिता की तरफ से होता है। नॉर्थ में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, जे.एंड.के सब जगह सेम यही है। पिता और पुत्र को केंद्र में रखा जाता है, रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है, और स्त्रियों को परिवार में कम महत्व दिया जाता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो स्त्रियाँ होती हैं उनको इंपॉर्टेंस थोड़ी कम, कम किस कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल संदर्भ में। ठीक है, भले आप पैसे उनको देते हैं पर उनकी राय को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम दी जाती है, खासकर उत्तर भारत में। और पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, संपत्ति उसको दी जाएगी, या घर में ज़्यादा हम जानते ही हैं लाड प्यार वगैरह ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, और कन्या का विवाह मुख्यतः उच्च कुल में। यहाँ क्या होता है, जात पात उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ क्या क्या आता है, अनुलोम विवाह, यानी कि हमेशा उच्च कुल में। अगर आप जब भी देखेंगे तो हमेशा उच्च कुल, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, आप हमेशा देखेंगे वो उच्च कुल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और समान कुल या समान गांव में विवाह को कम है। समान कुल यानी कि जो आपका समान कुल से गोत्र वाला ही कॉन्सेप्ट है, उसमें महत्व कम दिया जाता है, जनरली कर दी जाती है। और समान गांव में यहाँ विवाह उत्तर भारत में ऐसा माना जाता है कि वो अगर एक गांव में आपने किसी से विवाह कर लिया तो पूरा गांव उसका रिश्तेदारी बन गई, नातेदारी जुड़ चुकी है उनसे, यही नातेदारी है। तो बोलते हैं कि उससे वो इस तरीके का रिश्ता संबंध स्थापित नहीं करेंगे। दूसरा आता है मध्य नातेदारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जैसे भाई बहन संतति विवाह पाए जाते हैं। भाई बहन से मतलब क्या है, अर्थात चचेरे ममेरे दूर के रिश्ते में जो भाई बहन लगते हैं उनका विवाह कर दिया जाता है। डिफरेंस देखिए, उत्तर में बिल्कुल अलग है और मध्य में बिल्कुल अलग। और जो हमारा मध्य का क्षेत्र आ रहा था वो कौन सा क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो बीच का हिस्सा है पूरा का पूरा,
ये जो ये वाला है राजस्थान वगैरह, ये सब जो चीज़ें आ जाता है बीच का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट्स का, ये मध्य का क्षेत्र है। अब वो क्या कहते हैं कि मध्य में बिल्कुल अलग पारिवारिक सिस्टम है। वो कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ संतति विवाह पाए जाते हैं। उत्तर भारत में ये निषेध है पूरी तरह से इस तरीके के विवाह, यहाँ पर तो नहीं हो सकता भाई बहन में, दूर के रिश्ते में भी नहीं होता है, लेकिन मध्य क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ उत्तर भारत की विवाहित नियमों का लगभग हम ये मानते हैं कि यहाँ पर मिश्रण टाइप का है। ठीक है, उच्च कुल में ही विवाह यहाँ भी महत्व दिया जाता है, पर अलग अलग हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए गुजरात में अगर इस तरीके का है कि वहाँ उच्च कुल में विवाह को महत्व दिया जाता है, तो अगर आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो वहाँ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब वीडियो देख के कोई ऐसा ना समझे कि हमें गलत बता दिया, तो उसमें सही बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। जो बुक में इन्होंने अध्ययन किया है वो आज से 50-60 साल पहले था। एट प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और अलग अलग रिसर्च हो चुकी हैं इन क्षेत्रों में, और आधुनिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वन उनका दक्षिणी नातीदारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में पित्तवंशीय और मात्र नहीं है, यह मात्र है, मात्र मिसप्रिंट हुआ है, मात्र यानी कि माता की तरफ से मातृवंशीय व्यवस्था है। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी क्या है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में हमने क्या देखा, जनरली पितृवंशीय परंपरा यानी पिता को अधिक महत्व दिया जाता है पुत्र को। दक्षिण भारत में थोड़ा कम है, वहां पर महिलाओं को भी ज्यादा महत्व दिया जाता है, पितृवंशीय परंपराएं भी होती हैं। और क्षेत्र में बड़ी बहन या बेटी, फूफा, मामा की पुत्री के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी बहन से कहने का मतलब यह है जैसे फूफा और मामा की जैसे पुत्री होती है, तो उनके साथ विवाह को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है पूरे दक्षिण भारत में कि आप जाएंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा की सब जगह ऐसा सब जगह नहीं है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा महाराष्ट्र में किसी एक क्षेत्र में होता होगा, तो फिर ऐसा कर्नाटक के किसी क्षेत्र में नहीं होगा। अगर तमिलनाडु में ऐसा होगा तो कर्नाटक, केरल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऐसी पाई जाती है। ठीक है, अगर आप 100 में से देखें तो आप देखेंगे कि 60% जो है इस तरीके के ही केसेस आते हैं जहाँ पर अपने ही उनमें मामा की बेटी से या बुआ की बेटी से विवाह कर दिया जाता है। इवन ऐसा ट्राइब्स में भी होता है। ठीक है, यहाँ जाति व गोत्र विवाह के नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, जाति और गोत्र को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, जैसे उत्तर भारत में दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी नातेदारी क्षेत्र, लास्ट है इनका। पूर्वी नातेदारी में क्या है, पूर्वी नातेदारी जैसे कि आपको बताया था, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, जो ये वाला रीजन है पूरा भारत का, अगर हम देखें इस तरीके से, ये भारत का जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है पूरा का पूरा, इस रीजन में क्या है, यहाँ पर पूर्वी नातेदारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, जैसे हो मुंडा जनजातियाँ पाई जा रही है इधर इस रीजन में है ये जनजातियाँ, तो यहाँ वो बताते हैं घोटुल नामक एक संस्था होती है। ठीक है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। घोटुल क्या होता है, घोटुल युवा गृह बोलते हैं इन्हें। यहाँ क्या होता है, विवाह पूर्व जो है लड़के लड़कियाँ रह सकते हैं, स्त्री और पुरुष, और वो किसी भी तरीके के अपने शारीरिक संबंध या यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इसके आधार पर यदि कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसको समाज में वैध रूप दिया जाता है। जनरली ट्राइबल्स हैं, इनके अपने कल्चर हैं, वहाँ पर इस तरीके का होता है। अभी एट प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी में बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा होता था बहुत ज़्यादा, जो कि हो और मुंडास में होता था। इसी के साथ साथ यदि संतान प्राप्ति होती है तो उसे वैध माना जाएगा, और जो विवाह होगा, जिसके साथ संबंध स्थापित किया जाएगा, उसी के साथ विवाह भी किया जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनके बारे में, इरावती करवे से संबंधित। इस मैप के आधार पर हम समझ सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य के क्षेत्र में बांटा गया, पश्चिम नहीं दिया गया है, इसको मध्य से जोड़ दिया गया है। इंटरलिंक्ड है सभी आपस में, भाषाई आधार पर भी ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये पुराने सिलेबस से जुड़े हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन की संभावना हमेशा रहती ही है। अगर क्वेश्चन बनता है तो पूरी तरह से ये पूछा जा सकता है कि इरावती करवे जो हैं उन्होंने किस तरीके से भाषाई आधार पर इसकी व्याख्या करी है, या उन्होंने जाति व्यवस्था की किस तरीके से व्याख्या कर दी है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एम.एन. श्रीनिवासन है इस टॉपिक के, जो कि लास्ट हैं। एम.एन. श्रीनिवासन भारतीय समाजशास्त्री हैं, ये भी एक बहुत माने जाने हुए पुराने सिलेबस से संबंधित हैं। जो अपडेटेड एनटीए का यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें भी ये हैं, पहले वाले सिलेबस से रिलेटेड है, और इनसे हमेशा जनरली क्वेश्चन बने रहने की संभावना रहती है। तो इनकी जो संरचनात्मक पद्धति मानी है हमने, इनकी क्षेत्र कार्य प्रणाली के आधार पर जाने जाते हैं। ये इनका कहने का मतलब ये था कि ये अध्ययन पद्धति जो होगी वो क्षेत्र के आधार पर होनी चाहिए, जैसे कि हमने इंडोलॉजी पद्धति देखी जीएस घुर्ये की, ये उसके विपरीत है। तो ये कहते हैं कि हमें क्षेत्र आधारित पद्धति या फिर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए और क्षेत्र अध्ययन को किया जाना चाहिए। इनके 2 अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि इन्होंने दक्षिण भारत में करे हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे और इन्होंने किन किन परिभाषाओं को दिया है। ठीक है, प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी समूह, समुदाय या समाज का अध्ययन करने से पहले उसकी पूरी संरचना को जाना जाता है, फिर उसकी संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का जाना जाता है, और फिर इन इकाइयों को संपूर्ण व्यवस्था के संचालन में जो योगदान है
उसे प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, आप मान लीजिए आपको एक गाँव में जाना है और वहाँ पर जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो इन्होंने क्या बोला, पहले आप इसकी पूरी संरचना को जानो कि ये जाति जो व्यवस्था बनी है इसकी संरचना क्या है। संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसमें क्या क्या परंपराएं हैं, क्या विश्वास हैं, लोग इससे कैसे जुड़े हुए हैं, एक संरचना जानो और उसी के आधार पर फिर उसका वो क्या योगदान दे रही है उस व्यवस्था में, उसके आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए। श्रीनिवास द्वारा द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग, द रिलीजन एंड द सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया शोध कार्य किया, जहां इन्होंने कुर्ग राशियों नहीं है, कुर्ग लोगों के धर्म के सामाजिक संरचना के बारे में उल्लेख किया कि किसी कार्य के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और यहीं पर इन्होंने क्या बताया, संस्कृतिकरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संस्कृतिकरण जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है इनका संस्कृतिकरण, लौकिकरण की संरचना। हम पहले संस्कृतिकरण को समझ लेते हैं क्या है। संस्कृतिकरण बेसिकली क्या है कि किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का अपने वर्ग को छोड़कर उच्च वर्ग के, जो स्वयं से उच्च वर्ग है, उसकी व्यवस्थाओं को अपनाना, यानी कि उसके कर्मकांडों को अपना लेना, उनको फॉलो करना और कुछ समय के पश्चात स्वयं को भी उस वर्ग से जुड़ा हुआ बताना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, किसी गांव में रहता है, ठीक है, अब उसको सामाजिक स्तर क्या है, निम्न है वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो स्वयं को ये बताएगा कि भाई हम जो है एट प्रेजेंट मॉडर्न एग्जाम्पल देके देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये गांव में रहता है, तो इसने क्या बोला कि हम तो जी कुर्गास के जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण थे, हम उनसे संबंधित हैं। ठीक है, अब उतना इतिहास तो देखने कोई नहीं जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने क्या करा, जो इनकी आदतें थी जैसे मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, इन्होंने वो सब छोड़ के क्या करने लगे, मंदिर में पूजा करने लगे, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो इन्होंने क्या कहा कि इस आधार पर लोगों ने क्या करा, संस्कृतिकरण को अपना लिया, स्वयं की जाति छोड़ दी और कुछ समय पश्चात क्या हो गए, वो भी उच्च जाति की श्रेणी में आ गए। डेफिनेशन क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा व जीवन पद्धति को अपना लेता है और ऐसे परिवर्तन के बाद वह व्यक्ति या समूह स्वयं की ऊंची जाति में होने को प्रदर्शित करता है और कुछ समय पश्चात या कुछ जनरेशन्स के बाद ऐसा जो होता है समाज द्वारा उसको स्वीकृत कर लिया जाता है और उसको वह स्वीकृति समाज में मिल जाती है। ठीक है, ये एट मॉडर्न सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको समझ सकते हैं। अपने आसपास में भी आपने सुना होगा कि डिफरेंट लोग जो होते हैं अलग अलग जाति के होते हैं और कोई अपने आप को किसी न किसी उच्च वर्ग से बोलता है। जैसे कोई बोलता है हम जो है कोई बोलता है हम पृथ्वीराज के वंशज हैं, तो कोई कहता है हम जो है मराठास के वंशज हैं, तो सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। जनरली किसी को नहीं मालूम इतिहास में, तो एक समय के पश्चात जो है वो व्यक्ति को मान लिया जाता है जनरली कि जी ये कोई पुरोहित रहे होंगे, ठीक है, कि हम तो जी उस फलाने मंदिर के जो बहुत बड़े पुरोहित थे उनसे संबंधित है। तो एक समय के पश्चात वो व्यवस्था मान ली जाती है और इसी को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। ये बहुत फेमस उनकी आइडियोलॉजी है संस्कृतिकरण, जो कि भारतीय समाज में पूरी तरह से सही भी होती है। दूसरी उनकी एक जो आइडियोलॉजी थी वो थी प्रभु जाति की अवधारणा। ठीक है, श्रीनिवास द्वारा अपने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति का ही प्रयोग करते हुए भारतीय ग्राम नामक पुस्तक, जहाँ पर उन्होंने मैसूर के एक रामपुरा गाँव, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यहाँ का अध्ययन किया था प्रभु जाति की अवधारणा में, रामपुरा गाँव का अध्ययन क्या है और यहाँ उन्होंने प्रभु जाति की बात करी। प्रभु जाति बेसिकली क्या बताते हैं कि कोई एक गांव में ऐसी जाति होगी जो राजनीतिक, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम होगी और उसका प्रभु यानी कि उसका प्रभुत्व बना रहेगा। अब मान लीजिए किसी गांव में पहले के जमाने में क्या होता था, कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है तो उसका वर्चस्व होता था ना, जो ब्राह्मण है, तो जो दूसरी क्षत्रिय कोई जाति है, निम्न जाति है, उनका नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है, प्रभु जाति की अवधारणा। इन्होंने बोला कि भले ही गांव में ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी कम इज्जत है, यानी कि उनको एक सिंपल रिस्पेक्ट दी जा रही है। वहीं एक दूसरी जाति है जो धन संपत्ति संपन्न है, जिनके पास बड़े बड़े लठैत हैं, संपत्ति है, हथियार है, तो उसने बोला कि इनकी ज़्यादा पहुँच है यहाँ पर, तो उन्होंने क्या बताया, ये प्रभु जाति है। ठीक है, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ब्राह्मणों से ज़्यादा इनको महत्व दिया जा रहा है। ये इन्होंने बेसिकली पुराने आधार पर बताया कि पहले ऐसा होता था, क्योंकि जो पहले अध्ययन के गुण में होता है ना कि ब्राह्मण सर्वोपरि होता था गाँव में, तो इन्होंने उसके विपरीत बताया कि प्रभु जाति होती है। कैसे, श्रीनिवास ने बताया कि गांव में राजनीतिक व्यवस्था प्रभु जाति के अधीन होती है, वह जाति प्रभु जाति कहलाती है। जो जनसंख्या बल में अधिक होगी, जिसके पास राजनीतिक शक्ति होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति की क्या धारणा है, प्रभु जाति के पास क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जनसंख्या होगी, राजनीतिक शक्ति होगी व आर्थिक शक्ति होगी, ये तीनों शक्तियां होंगी, वही प्रभु जाति कहलाएगी। एग्जाम में क्योंकि ये चीज़ पूछी जा चुकी है। रामपुरा गाँव में एक उन्होंने बताया ओकालिंगा, ये जो जाति है इसका नाम लिया उन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। ओकालिंगा प्रभु जाति है जिनकी गाँव में अधिक जनसंख्या थी तथा
इसी जाति के लोग सभी राजनीतिक और आर्थिक मामले देखते थे, जबकि लिंगायत गांव की पुजारी जाति थी। अब दूसरा वो बताते हैं लिंगायत जाति थी, वो पुजारी थे, पर उनका क्या था, गांव में प्रभुत्व क्या था, काफी कम था। ठीक है, लेकिन और प्रभुत्व किसका था, ओकालिंगा, यानी कि जो शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अधिक था, जिनके पास सब कुछ पैसा धन संपत्ति ज्यादा था। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीनिवास की प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, सोशियोलॉजी इन दिल्ली, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ठीक है, आपको याद रखना है जो बेसिकली हमने बताया आपको, इनकी केवल दो संस्कृतिकरण और प्रभुजाति की अवधारणा याद रखनी है। कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं अच्छे से नोट्स बनाकर। बुक्स में बहुत डिटेलिंग दी गई है, आपको केवल यहाँ बेसिक पॉइंट बताए गए हैं फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को जोड़कर कि प्रभु जाति क्या है और संस्कृतिकरण क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। साथ ही साथ उनकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आती है, एक सोच आती है, लौकीकरण। लौकीकरण का मतलब क्या है, अंग्रेजी में भी हम इसे लौकीकरण ही कहते हैं, यानी कि धार्मिकता का ह्रास। साथ ही साथ श्रीनिवास ने एक और अवधारणा दी जहाँ वो बताते हैं कि एक लौकीकरण की अवस्था होती है, एक ऐसी स्टेज आती है समाज में, वो कहते हैं कि जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, पूछा गया है लौकीकरण से कि परिभाषा किसकी थी, सिंपल था, बट अब पूछा जा सकता है कि लौकीकरण की परिभाषा दीजिए, ये लौकीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं। लौकीकरण का मतलब क्या है, लौकीकरण बेसिकली आपका जो है फैक्ट बेस्ड एक आइडियोलॉजी है, जहां पर क्या किया जाता है, धर्मांधता को महत्व नहीं दिया जाएगा। ये क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, ठीक है, ये चिंता नहीं है, चिंतनशीलता होगा, चिंतनशीलता सम्मिलित हो जाती है, जो कि किसी भी व्यवस्था में धार्मिक वर्णन में कमी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं लौकीकरण को, जैसे कि आप बीमार हुए और आप किसी बाबा के पास गए, पुजारी के पास, उसने आपको 2 घूंट पानी पिला दिया और भगवान के आगे आपकी पूजा कर दी, बोला जाओ आपका बुखार, डेंगू, मलेरिया ठीक हो जाएगा। ये क्या है, अलौकिकरण है। ठीक है, लौकिकरण के विपरीत। यहाँ क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आपको बीमार हुआ, आपको डेंगू हुआ, आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको उसने ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, ठीक है, ये साइंटिफिक है, फैक्ट बेस्ड है, तो ये क्या है, लौकिकरण का उदाहरण। तो उन्होंने क्या बताया, भारतीय समाज में जो है लौकिकरण अब तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, साइंटिफिक आइडियोलॉजी रख रहे हैं, भगवान का जो रूप है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया धर्मांधता अब कम हो रही है। ठीक है, भारत में काफी कम हो गया, हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटीज में लोग कम पूजा पाठ करते हैं, साइंस आइडियोलॉजीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर कोई आपको बोले कि भाई सड़क पे चल रहे हो और मौसम खराब हो गया, प्रकृति तुमसे रुष्ट हो गई है, जाकर प्रकृति को पूजा करो, तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा पहले होता था, तो उन्होंने क्या बोला, वो अलौकिकरण था। लौकिकरण उसको उन्होंने किसको बताया कि अगर आपने देखा मौसम खराब है तो आपने क्या देखा, नासा की न्यूज़ देख ली, इंडियन अपना एस्ट्रोनॉमी, ये जो मौसम विभाग होता है, इनके वो देख लिया, तो पता चला कि अरे ये तो फेनोमेना है, ठीक है, ये तो जोग्राफिकल फेनोमेना है। तो इसी को उन्होंने बताया, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना और धर्मांधता को कम करना, फैक्ट बेस्ड सोसाइटी को बनाना, यही लौकिकरण है एक तरीके का। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि लौकिकरण किसकी अवधारणा है और लौकिकरण में क्या होता है, बस आपको याद रखना है, धार्मिकता का ह्रास होगा, धर्म में कमी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, उसी को उन्होंने लौकिकरण बताया है। सो आई होप ये सभी तीनों चारों लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत बेसिक वे में सिंपल तरीके से चीज़ों को बता दिया गया है, एंड होपफुली वीडियोस को देखें, पूरी तरह से देखिए, बार बार देखें जब समझ में नहीं आता है तो, एंड जो सिलेबस है हम उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बता रहे हैं, बाकी आप जहाँ से भी अपनी बुक से, नोट से, इधर उधर से पढ़ते हैं उसको भी नज़र मार लें, पढ़ लें, बट ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि पेपर जो है वो 90% इसी चीज़ों से आएगा और इन्हीं टॉपिक्स में से रिलेटेड होगा, बस चीज़ें आगे पीछे घूम रही होंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। सोशो फॉर लर्नर्स, थैंक यू।